नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस डेली न्यूज एनालिसिस में हम लोग डब्ल्यूटीओ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। यूरोपीय यूनियन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है और साथ ही रामचरितमानस को यूनेस्को के द्वारा एक स्पेशल स्टेटस मिला है। तो आज के जो डेली न्यूज है वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे न्यूज को हम लोगों ने कवर किया है। तो पहला अगर देखें तो वह यूरोपीय यूनियन से ही है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। क्या है यह? यूरोपीय संघ ईयू ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना प्रथम कानून पारित किया है। मीन्स पहला यह लॉ है, इट्स फर्स्ट लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। द यूरोपियन यूनियन पास्ड इट्स फर्स्ट लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मीन्स महिलाओं के प्रति जो हिंसात्मक व्यवहार होता है उसके अगेंस्ट यूरोपीय यूनियन के द्वारा यह प्रथम कानून पारित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय यूनियन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। यह लॉ भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो चीजें हैं, इसमें चीजें जो है कैसे मीन्स एक्टिविटीज को महिलाओं के प्रति हिंसा के रूप में माना गया है और उसके अगेंस्ट यह कानून है जो यह दिखाता है यूरोपीय यूनियन किस तरह से डेवलप्ड कंट्री और विकसित देशों में कैसे छोटे छोटे चीजों को भी शामिल किया जाता है। जैसे इसमें ऑनलाइन चीजों को भी लिया गया है। अगर आप देखेंगे इस कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। इसमें सदस्य देशों को 3 वर्ष के अंदर इस नए नियम को अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करना होगा। समझिएगा दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के जितने ही मेंबर कंट्री हैं, टोटल 27 मेंबर कंट्री हैं यूरोपीय यूनियन के, वहां 2 तरह के कानून होते हैं। एक तो यूरोपीय यूनियन का संघीय कानून होता है और दूसरा सभी देश का अपना राष्ट्रीय कानून होता है। यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको सभी देशों के द्वारा क्या करना होता है, अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करना होता है। तो इसी तरह से ये जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए जो फर्स्ट लॉ फॉर्म किया गया यूरोपियन यूनियन को, वह जो है मैंडेटरी है। सभी जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं सबको 3 वर्ष के अंदर जो है अपने नेशनल लॉ में उसको क्या करना होगा, शामिल करना होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन। यूरोपीय यूनियन कब बना है, यूरोपीय यूनियन में कितने मेंबर हैं, यूरोपीय यूनियन का एक कंबाइंड करेंसी है जिसका नाम है यूरो, यूरो में कितने सदस्य हैं, और इससे जुड़ा हुआ एक और मामला ब्रेक्जिट काफी न्यूज में रहा था, उसको भी चलते चलते हम लोग देखते हैं। क्या है यह? यूरोपीय यूनियन टोटल मेंबर कंट्री कितने? 27 है। 27 देशों का एक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल संघ है, यह आर्थिक और राजनीतिक संघ है। इसकी स्थापना मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा 1993 से यह लागू हुआ है। 1993 से है यह। इसकी करेंसी यूरो है। ध्यान रखिएगा एक फैक्ट्स जो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, टोटल मेंबर कंट्री 27 है लेकिन इसके यूरो को का उपयोग करने वाला जो कॉमन करेंसी है वह केवल 20 देशों का ही है। 20 देशों का ही कॉमन करेंसी यूरो है। जैसे ब्रिटेन जो है वह यूरो को नहीं, ब्रेक्जिट न्यूज में रहने के पीछे रीजन रहा है। ब्रिटेन क्या किया है, वह यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है और ऑलरेडी ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन में जब था भी उस समय वह यूरो को मान्यता नहीं देता था, यूरो को अपना करेंसी नहीं मानता था। ब्रिटेन का करेंसी पाउंड और स्टर्लिंग हमेशा से वह यूरोपीय यूनियन से यूरो से अलग करेंसी रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, 27 मेंबर कंट्री है और यूरो को अपना करेंसी मानने वाला कितना देश है, उसमें से 20 देश है। यह दोनों ही फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 2, मैंने पहले ही बोला था रामचरितमानस से संबंधित कुछ न्यूज है। तो क्या है यह न्यूज? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर्ड है, एक रिकॉर्ड है जिसमें सांस्कृतिक विरासत जो हिस्टोरिकल चीजें होती है, ऐतिहासिक चीजें होती है, उसको क्या किया था, शामिल किया था जो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें 3 बुक है। रामचरितमानस, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, गोस्वामी तुलसीदास। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो रामचरितमानस का नहीं नाम सुने हो। रामचरितमानस उसके जीवन पे प्रभाव न डाला हो। रामचरितमानस, पंचतंत्र, यह भी पढ़ा होगा आपने इतिहास में, विष्णु शर्मा इसके राइटर हैं। सहृदय लोकलोकन,
इसके राइटर है पंडित आचार्य आनंदवर्धन। इस तीनों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह जरूर याद रखेंगे, वीवीआई फैक्ट है यह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मेमोरी ऑफ द कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का यह कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहां हुआ था? उलन बटोर। यह कहां है? मंगोलिया का कैपिटल है, वहां हुआ था। 10वीं बैठक में यह उपलब्धि मीन्स 10वीं बैठक थी जिसमें यह शामिल किया गया। अब इस बुक का नाम जो मैंने पहले ही बोला था, सहृदय लोकन का पंडित आचार्य आनंदवर्धन, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। बुक्स और उसके राइटर भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, रामचरितमानस कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तो ये न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई न्यूज की कैटेगरी में है यह आपका। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। शक्ति सैन्य अभ्यास का संबंध भारत और फ्रांस से। ध्यान रखिएगा, शक्ति सैन्य अभ्यास जो है वह किसके किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। और यह कहां हुआ है? यह मेघालय में हुआ है। मेघालय के उमरोई में किया गया है। कहां किया गया है? मेघालय के उमरोई में। डिफेंस एक्सरसाइज से भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो डिफेंस एक्सरसाइज आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत के द्वारा दिए जा रहे गन्ना सब्सिडी को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने, यही मैंने बोला डब्ल्यूटीओ से हमारे कुछ न्यूज है आज के जो इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीओ में आपत्ति दर्ज की है और इन देशों ने इसे वैश्विक मानकों का उल्लंघन बताया। अब समझिएगा डब्ल्यूटीओ सब्सिडी को लेकर के क्यों डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज के बीच विवाद होता है। डब्ल्यूटीओ के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी मेंबर कंट्री अपने टोटल वैल्यू का, टोटल प्रोडक्ट वैल्यू का 10% से अधिक सब्सिडी नहीं दे सकता है। अगर वह 10% से अधिक सब्सिडी देता है तो वह डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। तो अब चूंकि भारत के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है गन्ने पे वह 10% से अधिक है, जिसका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया है। तो अब इसका सब्सिडी अधिक देने का प्रभाव क्या पड़ता है? अगर मान लीजिए भारत किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जैसे गन्ने पे सब्सिडी दे रही है, ऑब्वियस सी बात है सब्सिडी के रूप में क्या हो सकता है? सिंचाई सब्सिडी हो सकता है, उर्वरक सब्सिडी हो सकता है, बीज सब्सिडी हो सकता है और बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। जनरली सब्सिडी एग्रीकल्चर सब्सिडी के जो होते हैं उससे क्या होता है, उससे उस एग्रीकल्चर उत्पाद जो कृषिगत वस्तु है जैसे गन्ना है, गन्ना का जो फैक्टर कॉस्ट है, उत्पादन लागत है, वह उत्पादन लागत क्या होगी? कम हो जाएगी। चूंकि उत्पादन लागत कम हो जाएगी या फिर सरकार क्या कर रही है, उसको अधिक प्राइस पे जो एमएसपी है, एमएसपी के बाद जो प्राइसिंग है उत्पादन लागत से बहुत अधिक प्राइस पे क्या करती है, उसको परचेज कर लेती है फार्मर से। या दो तरह से सब्सिडी होगा। तो उत्पादन लागत अगर कम हो जाएगी तो उत्पादन लागत कम हो जाएगी तो वस्तु की कीमत भी क्या होगी, वह कम हो जाएगी। और कीमत कम हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह कम कीमत पर उपलब्ध होगा। तो ऑब्वियस ही बात है अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के वस्तु इजीली क्या होंगे, मार्केट को मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सकते हैं और दूसरे कंट्री को इससे लॉस होगा। तो इसलिए जो है दूसरे देशों के द्वारा सब्सिडी, मार्केट में मोनोपोली एस्टेब्लिश न हो, फेयर कंपटीशन हो, इसका यही कारण है डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी का अलग अलग देशों के द्वारा विरोध किया जाता है। इसलिए डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी का एक बेंचमार्क 10% फिक्स कर दिया गया है। इसमें और देखेंगे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वह क्या है, वह देखेंगे आप 10% सब्सिडी तो है ही है, साथ ही साथ इसमें आप सब्सिडी के साथ साथ आप देखेंगे डब्ल्यूटीओ के टर्मिनोलॉजी में एग्रीकल्चर सब्सिडी को अलग अलग बॉक्स के रूप में डिनोट किया गया है। उसमें देखेंगे ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स, दीज आर यूज फॉर एग्रीकल्चर सब्सिडी। ये सब जो यूज हुए हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी में। डब्ल्यूटीओ के बारे में और चलते चलते कुछ चीजों को समझ लीजिए जो डब्ल्यूटीओ के विवादास्पद एरिया है। जैसे ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेटलमेंट भी विवाद का मुद्दा है। इसमें भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के विकसित देश और विकासशील देशों के बीच विवाद होता है। एक होता है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, और एक होता है ट्रिस, ट्रेड रिलेटेड सर्विस सेटलमेंट। यह भी क्या है, विवादास्पद है। लेकिन एक चीज और समझिएगा, डब्ल्यूटीओ में भारत के द्वारा हमेशा से 10% से अधिक सब्सिडी का जो बेंचमार्क है उसको ये किया जा रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में अपना पक्ष रखा गया इस सेंस में जो भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और भारत वर्तमान समय में हंगर और माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। तो ऐसे कंडीशन में फूड सब्सिडी भारत
के लिए क्या है, अनिवार्य आवश्यकता है, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। इसलिए भारत सरकार को एक स्पेशल डब्ल्यूटीओ का क्लाउज उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से भारत चाहे तो वह अधिक सब्सिडी दे सकता है, विच इज पीस क्लाउज। एक टर्मिनोलॉजी है, डब्ल्यूटीओ बेस्ड टर्मिनोलॉजी है यह बेसिकली किसके लिए यूज किया गया है, भारत ने इसको यूज किया है जब कोई देश 10% से अधिक सब्सिडी देगा तो उसके लिए यह वर्ड यूज किया गया है पीस क्लाउज, और इस पीस क्लाउज को यूज करने वाला भारत पहला देश है। और इसमें चलते चलते और समझ लीजिए यह पीस क्लाउज कब यूज किया गया, तो भारत में फूड सिक्योरिटी बिल जो प्रधानमंत्री अन्न योजना चल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्री में ही है, तो ऑब्वियस सी बात है सब्सिडाइज्ड भोजन है यह, और बड़े पॉपुलेशन को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हम 10% सब्सिडी को वायलेट कर रहे हैं, 20%, मोर देन 20% तक सब्सिडी जा रहा है। तो भारत को यह जो सब्सिडी का अधिकार मिला है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, वह इसी पीस क्लाउज के द्वारा मिला है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की हम लोग बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 5 क्या कहता है, न्यूज नंबर 5 कहता है हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है बेसिकली यह स्टार्टअप कंपनी के लिए है, वैसे स्टार्टअप कंपनी जिसका वेंचर कैपिटल $1 बिलियन से अधिक हो चुका है। आइए देखते हैं क्या है यह। इस इंडेक्स के मुख्य पहलू निम्न है। 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न मींस स्टार्टअप यूनिकॉर्न, स्टार्टअप बिजनेस, और स्टार्टअप बिजनेस में कैसे बिजनेस जिसका मूल्य जो है $1 बिलियन तक क्या हुआ है, पहुंच गया है। तो ऐसे 67 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत विश्व के तीसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे दिख रहा है भारत में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और भारत में किस तरह से अब भारत प्रोडक्शन हब के रूप में डेवलप हो रहा है यह डेटा बता रहा है। जबकि प्रथम स्थान किसका है, यूएसए का है, यहां कुल 703 यूनिकॉर्न है, इसके बाद 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे। यूनिकॉर्न वास्तव में वेंचर कैपिटल आधारित और निजी स्वामित्व वाले ऐसे स्टार्टअप को कहा जाता है जिसका मूल्य $1 बिलियन तक पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है, $1 बिलियन तक। तो आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न टर्मिनोलॉजी भी जानना चाहिए, भारत का क्या पोजीशन है यह भी जानना चाहिए, और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत में कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न है यह भी जानना चाहिए। सारे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को, यह इंपॉर्टेंट है, गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसरो है उसने किसको नोडल सेंटर के रूप में ये किया है, नॉमिनेट किया है, वह गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है, इसरो के द्वारा, और गुजरात का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसके लिए क्या किया गया है, नोडल सेंटर के रूप में किया गया, इसलिए यह एग्जाम न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर है, डीआरडीओ भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है, उड़ीसा में। चलते चलते पहले भी इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया, लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको दिख जाएगा यह। तो इस तरह से ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है। डेली न्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले भी बोला है कम होते हैं, उसमें से यह सिलेक्टेड न्यूज है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट न्यूज है, जहां से आप प्रीलिम्स में और मेंस में भी कुछ चीजों को निकाल, जैसे डब्ल्यूटीओ, और हम लोगों ने डिस्कस किया डब्ल्यूटीओ से संबंधित चीजों को, यूरोपीय यूनियन, तो इस ऐसे चीजों को हम लोग आईआर और न्यूज में भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।